हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन का, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए पूरा एग्ज़ाम देखिएगा। जो री एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो उसके लिए जो है इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए हिंदी के क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 1 रहेगा, और इसमें अगर हम देखें तो टोटल 36 क्वेश्चन जो आने हैं, 36 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। और ये सभी क्वेश्चन जो है ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए हैं। 2019 के पेपर का जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दिया गया है मैंने गांव जाना है, ये गलत रूप से लिखा हुआ है। इसका सही रूप इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक सही रूप से लिखा हो ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही रूप से। तो इसका मैंने गांव जो जाना है ये लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका सही रूप शुद्ध रूप से हो जाएगा मुझे गांव जाना है। ठीक है, मैंने की जगह पर यहाँ पे मुझे होना चाहिए, तो मुझे गांव जाना है ये सही रूप से है। बाकी तीनों गलत हैं, तो आपका आंसर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। छंद में जो प्रयुक्त अक्षर होता है, जिस अक्षर का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। व्यंजन कहते हैं, चरण कहते हैं, मात्रा कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इनमें से क्या कहा जाएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो छंद में प्रयुक्त जो अक्षर होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ण। एक शब्द में, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, वर्ण। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प इसमें से है। मुहावरा दिया गया है लोहा मानना, इसका जो है अर्थ क्या हो जाएगा। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, लोहा मानना। तो लोहा मानना मुहावरा जो है इसका अर्थ होता है प्रभाव मानना। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, यूपीपी का जो 2019 का पेपर हुआ था उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इस तरीके से इसका आंसर बी माना गया था। तो ये री एग्जाम जो यूपी पे होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका बी आप समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है फलों का राजा किस रस को कहा जाता है। सॉरी, रसों का राजा। रसों का राजा किस रस को कहा जाता है ये बताएं इनमें से। ठीक है, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर हास्य रस। तो यहाँ पे देखिए श्रृंगार रस जो दिया गया है इसको हम कहते हैं रसों का राजा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा माना जाता है, और इसका स्थायी भाव अगर पूछा जाएगा तो क्या होता है, रति होता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। इसमें से आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये कर्मवाच्य में हमें इसे बदलना है। कर्मवाच्य में बदलकर इसमें 4 ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से बताना कि कौन सा इसके लिए जो है सही ऑप्शन है, उपयुक्त सही ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य में मतलब जहाँ पे कर्म की प्रधानता होगी वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। अब इसमें आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, इसका कर्मवाच्य की बात करेंगे तो इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, ये इसका कर्मवाच्य हो जाएगा। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका विस्तार देख लेते हैं। तो इस वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन जो होगा वो होगा इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। अब कर्मवाच्य किसे कहते हैं, तो क्रिया का वो रूपांतर जिसमें कर्म की प्रधानता का बोध होता है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। और जो ये पुस्तक पढ़ रहे, आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, ये जो वाक्य है ये किस वाच्य में लिखा है, तो ये कर्तवाच्य में लिखा हुआ है। कर्तवाच्य मतलब जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो। ठीक है, तो कृतवाच्य में ये लिखा हुआ है। यहाँ पे आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, और ए ऑप्शन में दिया गया है कि इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, तो ये कर्मवाच्य में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो किसी के द्वारा कहे गए वचनों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया था, और उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं। अगर कोई चीज़ किसी ने कहा है, उनके वाक्य को शब्दशः अगर लिखा जाएगा ज्यों का त्यों, तो उसको किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करके लिखा जाएगा, जैसे कि वो पता चले कि ये अलग वाक्य है एक तरीके से। तो इस प्रकार के अगर हम वाक्य को लिखते हैं तो उसके लिखने के लिए हमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह जो होता है सिंगल इन्वर्टर कामा, ठीक है, और डबल इन्वर्टर कामा जो ऊपर लगता है इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
इसका विस्तार देख लेते हैं। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अवतरण विराम को उद्धरण चिन्ह भी किया जाता है। ये चिन्ह कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक होता है एकल यानी कि सिंगल, एक होता है युगल यानी कि डबल। युगल अवतरण का विराम, युगल अवतरण जो होता है विराम का प्रयोग किसी के कथन को यथावत उद्धृत करने पर होता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने नारा दिया, करो या मरो। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा लगेगा, क्योंकि करो या मरो जैसे एज इट इज उन्होंने कहा था उसी तरीके से अगर दर्शाना है तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखा जाएगा उस वाक्य को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानना है। यहाँ पे चंद्रशेखर समास, इसका क्या होगा? समास विग्रह क्या होगा ये बताना है चंद्रशेखर का। ठीक है, इसका समास विग्रह करके इन चार ऑप्शनों में इसे बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट इसका सही है। चंद्र है शेखर पर जिसकर, जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, इसका जो है क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। और ये किस समास के अंतर्गत आएगा? अब देखिए चंद्र पर शिखर है जिसके, अर्थात इसका एक अर्थ निकल के आ रहा है भगवान शिव के बारे में बातें कही जा रही हैं। तो तीसरा अर्थ इसका निकल के आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। किस समास के अंतर्गत आएगा? तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट सही है। और ये भी समास अगर पूछा जाएगा तो इसमें बहुव्रीहि समास है। इसमें क्या होता है? इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर एक नया यानी कि तीसरा अर्थ का निर्माण करते हैं या बताते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है जिसमें से वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। उसके लिए एक वाक्य के रूप में हम क्या मतलब कहेंगे? एक शब्द के रूप में जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, इसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? इसको हम एक शब्द में कहते हैं हतोत्साहित। क्या कहेंगे? हतोत्साहित कहेंगे। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है हतोत्साहित हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए अगर हम एक शब्द में क्या कहेंगे तो जिज्ञासु कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बताना है कि अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है और उस शब्द को चुनना है। जलज शब्द का एक अनेकार्थी शब्द इसमें से दिया गया है और उस शब्द को बताना है कि कौन सा जो है इसमें से जलज शब्द का अनेकार्थी शब्द है। देखिए इसमें जलज शब्द के अनेकार्थी शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जो है मछली। मछली इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मछली इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जलज का एक अनेकार्थी शब्द। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द जलज के अगर देखा जाए तो मछली हो गया, कमल भी इसका एक अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है, मोती होता है अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत इसका, सितार भी अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है, और शंख अनेकार्थी शब्द, और इसका एक अनेकार्थी शब्द जो होता है वो चंद्रमा भी होता है। तो ये सभी याद रखिएगा जलज के अनेकार्थी शब्द के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो दिया गया है इसमें से बताना है कि चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वह खेलने लग गए। यहाँ पे हमें पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य करके बताना है कि इसमें से कौन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका पूर्ण रूप से? तो ये हो जाएगा बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। इसका क्या हो जाएगा अर्थ? बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, जो कि एक पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाला वाक्य बन जाता है इस तरीके से। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित पद के उचित कारक पहचानना। यहाँ पे जो हे प्रभु रक्षा कीजिए जो लिखा हुआ है, रेखांकित शब्द हे प्रभु है, इसमें बताना है कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है। देखिए जहाँ पे हे प्रभु, अरे, हो, अरो, इस तरीके से कुछ वाक्य अगर आपको मिल जाए ऑक्सिलमेटरी सेंटेंस माने कि संबंध सूचक वाक्य मिल जाए तो यहाँ पे संबंध संबोधन कारक हो जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक है, संबोधन, जिस वाक्य में किसी को पुकारने का बोध हो वहाँ पे संबोधन संबोधन कारक होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमें इसमें बदलना है। बच्चों ने खेल खेला, भविष्य काल में बदलना है इसको। भविष्य काल में इस वाक्य को हम कैसे लिखेंगे ये बताना। ठीक है, तो देखिए बच्चों ने खेल खेला, इस किस काल में है? तो ये भूतकाल में है। ठीक है, अब इसको भविष्य काल में बदलने के लिए देखिए बच्चे खेल खेल चुके तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भूतकाल में चला जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। खेल चुके होंगे, ये फ्यूचर में हो जाएगा। और बच्चे खेल खेलेंगे तो ये हो जाएगा आपका भविष्य काल। ठीक है,
ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका सबसे जो आंसर राइट है क्लियर, तो वो हो जाएगा डी पार्ट, बच्चे खेल खेलेंगे, क्योंकि ये आपका भविष्यकाल में बता रहा है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न दिए गए शब्दों में से है बताना है कि सही स्त्रीलिंग शब्द इसका क्या होगा। किसका? राजपूत। राजपूत का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ठीक है, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा राजपूतानी, जो कि आपका दिया गया है किसमें? ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, राजपूतानी, राजपूत का जो है सही स्त्रीलिंग शब्द होता है राजपूतानी, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, अब देख कुछ उपनामवाची शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आनी प्रत्यय लगाया जाता है और स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कि सेठ, सेठ में अगर हम आनी लगाएंगे सेठानी बन जाता है और ये इसका स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देवर, देवर में अगर हम आनी लगाएंगे तो ये हो जाएगा देवरानी और ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है इस तरीके से। तो ये याद रखिए, इस तरीके से राजपूत में आनी लगाते हैं और राजपूतानी जो कि इसका क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो निम्नलिखित विकल्पों में से बताना है इसका सही स्त्रीलिंग शब्द। तपस्वी का सही स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द होता है तपस्विनी, जो कि दिया गया है सही ए पार्ट में, तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। तलवार का बहुवचन बताना है इसमें से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तलवार का बहुवचन होता है तलवारें, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, तलवार है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए संज्ञा के अंतिम छोटा आ को ए में जो है कन्वर्ट कर देते हैं और इस तरीके से तलवार का तलवारें जो कि स्त्रीलिंग शब्द सॉरी बहुवचन बन जाता है। ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? ठीक है, ह्रस्व व दीर्घ जो होते हैं ये किसके प्रकार? देखिए ह्रस्व में छोटा, दीर्घ में बड़ा। यहाँ पे जो है प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों स्वर व्यंजन के अंतर्गत, स्वर के अंतर्गत आते हैं। ह्रस्व और दीर्घ क्या होते हैं? स्वर के प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर में आता है कौन कौन सा? तो ह्रस्व स्वर में छोटा आ आता है, छोटी ई आता है, छोटा ऊ आता है और री आता है। और दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो दीर्घ स्वर में बड़ा आ आता है, बड़ी ई आता है, बड़ा ऊ आता है और ए, आए, ओ और आओ आता है। ये सभी जो है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये स्वर के प्रकार हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? देखिए ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। यहाँ पे ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, शाह। सा शब्द ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन जो होता है इसका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ अथवा घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु यानी कि गर्म वायु से होता है। ये 4 प्रकार होता है। कौन कौन सा? श, स, स, मतलब कि तीनों सा और हा, ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, या, र, ला, वा जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन है। पा और टा जो है स्पर्श व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई जोड़ियों में से कौन सा सही जोड़ी जो है वो संज्ञा और उससे बनने वाले विशेषण शब्द की सही जोड़ी इसमें से बताती है? बताना मतलब कि पहले जो शब्द लिखा हो संज्ञा रूप से लिखा हो और उसी का विशेषण कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ ये बताना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ए पार्ट देखिए लिखा हो पक्ष का पाक्षिक, जो कि सही। पक्ष एक प्रकार का जो है संज्ञा शब्द है और पाक्षिक उसका विशेषण हो जाता है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 131 का ए पार्ट करेक्ट है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? ठीक है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता सर्वनाम वाले वाक्यों में किस प्रकार से करते हैं? तो वहाँ पे हम क्रिया को देखते हैं। क्रिया के माध्यम से जो है हम सर्वनाम वाले वाक्यों में जो है लिंग का पता करते हैं। जैसे कि वह जाता है, ठीक है, और वह जाती है। तो यहाँ पे अब कैसे पता चला जाए करेगा? तो यहाँ पे हम जब क्रिया को देखेंगे, जाता है और जाती है, तो जाता है तो पुल्लिंग, जाती है तो स्त्रीलिंग। तो इस तरीके से प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है जायसी द्वारा प्रसिद्ध रचना कौन सी इसमें से? जायसी द्वारा लिखी हुई जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम क्या है? तो जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी, इसका पूरा नाम था, इसने लिखा था पद्मावत और ये आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, पद्मावत के रचनाकार का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। और रसविलास, विज्ञान गीता, श्रृंगार लहरी के रचनाकार कौन कौन से हैं? तो रसविलास के देव हैं, विज्ञान गीता के केशव हैं और श्रृंगार लहरी के जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके जो है क्या थे? रचनाकार थे। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा उचित उपन्यास जो है रचित उपन्यास है? वो भारत दुर्दशा किसने लिखा हुआ ये बताना। तो भारत दुर्दशा जो उपन्यास है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है, लिखित है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उनकी अन्य रचनाओं में वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, नील देवी, ये सभी इनकी अन्य रचनाएं हैं, इनकी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे तो नीचे दी गई रचनाएं जो है किस कवि की है? चिदम्बरा,
उत्तर कला और बूढ़ा चांद और पल्लव, ये सभी रचनाएं जो दिया गया है ये किस कवि की दी गई हैं ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ये सभी सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में अगर हम देखेंगे तो चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ग्राम्या, लोकायतन और गुंजन, ये सभी जो है प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था? तो ये दिया गया था इन्हें खूंटियों पर टंगे लोग, तो इसके लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार नवाजा गया था। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्हें दिया गया था कब? ये क्या है? खूंटियों पर टंगे लोग एक कविता संग्रह है और इन्हें 1983 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब प्रश्न संख्या 137 से लेकर 141 तक जो है दिया गया है और इस गद्यांश के में से ही चुनना है उनके आंसर को। तो गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा, कोई वीडियो को पॉज करके हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए ये गद्यांश हो गया। इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन है किष्किंधा भाग, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है इस गद्यांश से। तो गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो किष्किंधा का जो भाग था वो राजा बाली के क्या था? शासन के हिस्सा था। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था? गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका आंसर निकल के आएगा बी ऑप्शन। पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस जो था इसने जो है हम्पी को सपनों की नगरी कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 है हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? तो गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि संयुक्त आक्रमण के माध्यम से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन जो हुआ था पड़ोसी बहमई राज्यों के संघ के 1565 में संयुक्त आक्रमण से हुआ था। अगला क्वेश्चन भी गद्यांश ही होगा। विजयनगर के भग्नावशेष की दृश्यावली कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको इसका निकल के आंसर आएगा ए पार्ट, जन शून्य। ठीक है, विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की जन शून्य यानी कि निर्जन के बीच फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 141 भी आपका जो होगा वो गद्यांश से है। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानना है। विरूपाक्ष, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है विलक्षण नेत्रों वाला। तो यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 है निम्नलिखित में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे बताना है कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो घटा शब्द 2 बार आया है। ठीक है, तो कौन से अलंकार में 2 शब्द आते हैं जो एक मतलब 2 बार आते हैं और उनके अलग अलग अर्थ होते हैं? तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वो होता है यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द 2 बार आए तो वहाँ पे यमक अलंकार और दोनों के अर्थ अलग होते हैं। पहला अगर देखेंगे यहाँ काली घटा, तो घटा के शब्द 2 अर्थ, पहले अर्थ का मेघ है, काली घटा मतलब मेघ, मेघ मतलब बादल। ठीक है, और दूसरे का अर्थ हुआ है घमंड घटा, मतलब यहाँ पे कम होना के अर्थ निकल रहा है। तो दोनों घटा का अर्थ यहाँ पे अलग अलग निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देख चलते हैं। तो दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चयन करने जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हैं। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा, यहाँ पे के बाहर जो है जिसको बताना है कि किस प्रकार का अपव्यय है। ठीक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, संबंध बोधक है या फिर निपात है। तो के बाहर, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है अगर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? तो जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता हो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से बताना है कि उस विकल्प का चयन करना जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द निकलता है। नाश, नाश शब्द का सही समान अर्थ बताना है। तो नाश का सही समान अर्थ इसमें से हो जाएगा तबाही। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट तबाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से बताना है उपसर्ग शब्द के अंत में लगाते हैं तो शब्द के उपसर्ग शब्द के कहाँ पर लगाते हैं? अंत में, आरंभ में, क्रिया या फिर अर्थ? तो देखिए उपसर्ग जो होता है शब्द के आरंभ में लगता है, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग जो होता है वो क्या होता है? या जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे हार शब्द है, हार में हमने प्रा उपसर्ग लगाया और यह बन गया प्रहार। ठीक है, और जो प्रत्यय होता है वो प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगता है। तो ये भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना हो। इसमें चिकनाहट, चांदनी, खटास, बखूबी, इनमें से कौन एक शब्द है जो प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। देखिए चिकनाहट जो बना है ये आहट शब्द से बना हुआ, प्रत्यय शब्द से। प्रत्यय शब्द जो होता है वो क्या होता है, शब्द के बाद लगता है। यहाँ पे बखूबी शब्द जो है ये क्या है, ये प्रत्यय शब्द नहीं है, मतलब ये प्रत्यय से मिला हुआ बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो बखूबी इसका आंसर हो जाएगा। बखूबी में बा उपसर्ग लगा हुआ है जो कि अरबी फारसी उपसर्ग होता है, तो बखूबी में क्या है, बा उपसर्ग लगा है, इसमें प्रत्यय नहीं लगा, तो डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से बताना है कि दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप क्या होगा। कपोत का तद्भव रूप बताना है। ठीक है, कपोत, कपोत का तद्भव रूप बताना है। कपोत की अगर हम बात करेंगे तो ये किस प्रकार का शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द, इसका तद्भव रूप हो जाएगा कबूतर, तो आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन, कपोत का तद्भव क्या होता है, कबूतर होता है। ठीक है, और गाल, काम और काज ये तीनों क्या है, ये तद्भव शब्द हैं। इनके अगर हम तत्सम की बात करेंगे तो गाल का होता है कपोल, गाल का क्या होता है, कपोल होता है। ठीक है, और काम, काम की अगर हम बात करेंगे तो कर्म होता है इसका तत्सम, और काज की अगर हम बात करेंगे तो काज का तत्सम होता है कार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से विपरीत अर्थ बताना है संयोग का विपरीतार्थक शब्द, यानी कि हमें विलोम बताना है संयोग का। संयोग के विलोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा वियोग। संयोग का विलोम क्या होता है, वियोग होता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, मिलन का विलोम विरह, वियोग या विछोह तीनों हो सकता है। ठीक है, सदुपयोग का विलोम दुरुपयोग होता है। अगला प्रश्न में बताना संधि विच्छेद। उल्लास का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उल्लास का सही संधि विच्छेद होता है उत प्लस लास, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो किस प्रकार की संधि का उदाहरण, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतन शब्द का बताना है हमें, इनमें से उस शब्द का विकल्प चुना जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन, पतन का अर्थ क्या होता है, पतन का अर्थ होता है गिरना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पतन शब्द का सबसे अच्छा विकल्प इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का यही हिंदी का वीडियो अन्य करते हैं। इसका अगला जो प्रीवियस ईयर का पेपर जो है वो उसको हम जल्द ही लेकर आएंगे। तो वीडियो को देखे रहिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए। आज कितना है, थैंक यू।